हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अधीर शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चंस मैंने कैसे सिलेक्ट किए, मैंने 10 साल को एनालाइज किया नीट के पेपर को, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को। उनसे मैंने ये क्वेश्चन, आप कह सकते हो कि डिराइव कर रहे हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएंगे। सो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो समझ जाना कि भाई मोल कॉन्सेप्ट आपका सही है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड आपको आगे वीडियो में बढ़ने से पहले, क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको दो बातें कहूँगा। क्या थी दो बातें भाई? पहली बात ये कि मैं एज्यूम करूँगा कि आपको बेसिक है मोल कॉन्सेप्ट का जानकारी है, आपको कन्वर्जन आता है, मोल का ग्राम में कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे करते हैं, वॉल्यूम में कैसे करते हैं, ये बेसिक आपको आते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, राइट, तो यहाँ पे समझा नहीं सकते ज़्यादा। या डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं समझाऊंगा कि कैसे हुआ, बट आप ये नहीं जानते हो गिवन वेट बाय मोलर मास आपका जो है वो आपका मोल्स होता है। सो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है ना। आप यूट्यूब पे सर्च करिए दूसरा वीडियो जिसमें आपको समझाने वाला वीडियो मिले, ठीक है। और आप कहोगे तो मैं भी समझा दूँगा, ठीक है। पहले आप देख लेना कि कैसा समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को कैसे देखना है, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आपको पॉज करना है और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, कि पहली कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनसे सॉल्व हो जाता है, तो वो रिज्यूम करिएगा और देखिएगा कि क्या ऑप्शन आपका सही है। और जिनसे सॉल्व नहीं होता है ना, वो निराश मत होइएगा, उनको वो थोड़ा और ट्राई करिएगा एक दो बार, और फिर भी नहीं होता है तो फिर देखिएगा रिज्यूम करके, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे है वो आ चुका होगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन होगा आपका, इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14, if isotopic distribution of carbon 12 and carbon 14 is 98% and 2% respectively, then the number of carbon 14 atoms in 12 gram of carbon is। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको कार्बन 12 के एटम्स दिया। वीडियो चल रहा है ना भाई दिक्कत हो जाता है वरना। कार्बन 12 के आपके 98% कंपोजिशन दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कार्बन 14 के 2%। अब आपको पूछा है कि 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में कितने कार्बन 14 के एटम्स होंगे, ठीक है, ये आपको पूछा है। सो कितने एटम्स होंगे, मतलब कि आप कहीं घूमने गए जंगल में, आपको कार्बन का एक पत्थर मिला, ठीक है, उसमें आपके कार्बन 12 के भी एटम्स होंगे, कार्बन 14 के भी एटम्स होंगे। कार्बन 12 कार्बन 14 मतलब, अब भाई कार्बन 12 मतलब वो कार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, और कार्बन 14 जिसका मॉलिक्यूलर मास आपका 14 होता है, ठीक है, यही तो होता है ना भाई। सो वही कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं जंगल में गए, आपको पत्थर मिला, उसमें ये कह रहा है कि आपके 98 ग्राम आपके 98% आपके कार्बन 12 के एटम्स उसमें होंगे, और 2% आपके कार्बन 14 के एटम्स होंगे उस सैंपल में। और आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि उस सैंपल का मास दिया गया आपको, 12 ग्राम के उस सैंपल में कितने आइटम्स होंगे कार्बन 14 के, ये आपको पूछा है। सो देखते हैं, अगर हम लोग सिंपल परसेंटेज वाला 9th-10th का क्वेश्चन करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 ग्राम है अगर सैंपल पूरा, सो उसमें 98 ग्राम आपके कार्बन 12 होंगे, और 100 ग्राम है तो उसमें आपके 2 ग्राम आपके कार्बन के 14 के आइटम्स होंगे। इसका तो काम नहीं कार्बन 12 का, हमें कार्बन 14 के आइटम्स निकालने। और लेकिन हमको सैंपल 100 ग्राम नहीं दिया, हमको कितना दिया, 12 ग्राम दिया है। हाँ, हमको 12 ग्राम के सैंपल में बताना है, तो सिंपल यूनरी मेथड यहाँ पे लगाए हम लोग। 100 ग्राम में 2 ग्राम में, सो 12 ग्राम में ये 100 नीचे आ जाएगा, सो इंटू 12, इतने ग्राम आपके कार्बन के 14 की, इतने ग्राम होंगे आपके कार्बन 14 उस 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में। अब मोल से हम लोग, अब इसको हम लोग मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, दो रिलेशन यहाँ पे यूज होंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, या दूसरा रिलेशन है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस केस में ये एटम्स है, और दूसरा हो जाएगा आपका बाय एन ए, ठीक है। सो ये रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। हमको ये पता है गिवन वेट ये रहा, मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है, कितने एटम्स हैं, एन ए हमको पता है, निकाल लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
24, 12 टू 24/100 और मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन का 12। नहीं, यहाँ पे कार्बन 14 के हमको निकालना है भाई। सो कार्बन 12 का मास नहीं डाल सकते। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ब्लंडर किए होंगे, उनका ऑप्शन मैच नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 14 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये लिख लिया हमने मोल्स, मतलब ये मोल्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेट करते हैं इससे, हम नंबर ऑफ एटम्स बाय एन। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, एन की वैल्यू आपकी क्या होती है 24 इंटू एन की 6, अप्रॉक्स मानो 6, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन 14 का आइटम नंबर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कर लेना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन 1 है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एन ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड है मेटल की, जिसमें 20% आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। परसेंट को ग्राम में तुरंत बोलो, 20% मतलब 20 ग्राम है। 100 ग्राम सैंपल में 20 ग्राम आपके ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप रिलेट करो तुरंत के तुरंत। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल है, मेटल की ऑक्साइड ही होगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड बोला है, वहाँ मेटल ऑक्साइड भी लिख सकते हो। सो क्या बताना था भाई, इक्विवेलेंट वेट हमें पूरे मेटल ऑक्साइड का बताना है। सो मेटल ऑक्साइड आपकी ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। एग्जांपल दूँ, ये वाली हो जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाली हो जाएगी सोडियम ऑक्साइड, है ना। ऐसे आप बना सकते हो। और आप कोई भी ऑक्साइड लो, ठीक है। मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट को निकालते कैसे। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन की वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ऑक्सीजन होता है 2 माइनस में, सो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तो इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा, O2 निकाल लेते हैं। मास हो जाएगा मोलर मास 16 ऑक्सीजन के एटम का, 32 मत लिख दियो, और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 8। सो 8 ग्राम आपका इक्विवेलेंट वेट होता है किसका, मेटल सॉरी ऑक्सीजन के एटम का। और मेटल ऑक्साइड का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें पता है, मेटल का निकालना है हमें, उसके लिए हमें परसेंटेज दिया है मेटल का निकालने के लिए। हमको दिया है कि 20% ऑक्साइड है। अब इन दोनों के हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंस का एक फॉर्मूला होता है, आई एम श्योर ये आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर थोड़ा देख लो, फिर नहीं पता तो। ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब दो कंपाउंड, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं, उनके ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। सो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मेटल का इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये इक्वेट कर सकते हैं। हमको गिवन वेट ऑक्सीजन का पता है कितना, 20% ऑक्सीजन है। अगर मैं सैंपल मानूँ उस कंपाउंड मेटल ऑक्साइड का सैंपल 100 ग्राम का है, तो उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये तो समझ आ रहा है ना कि 20% ऑक्सीजन है, तो सिंपल परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। 100 ग्राम का सैंपल मान लिया, उसमें 20% आपके 20 ग्राम आपके ऑक्सीजन होंगे। 20 ग्राम ऑक्सीजन है तो 100 माइनस 20 80 ग्राम आपके मेटल होगा। सो मेटल का हमें मास पता है 80 ग्राम। इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है मेटल का, उसको यहाँ पुट करेंगे। गिवन वेट इसका 20 दिया है, इक्विवेलेंट वेट हमने अभी निकाला 8, तो कितना हो जाएगा ये 2 4 8 4 22। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ रहा है 32 आ रहा है। विजिबल है ना ये आपको, एक सेकंड, विजिबल तो है आई गेस, ठीक है। 32 ये आपका हो जाएगा। अब इसको यहाँ पुट करो, 32 प्लस वेट ऑफ इसका 40, आपका आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में आपका 32 भी दिया है, आप यहाँ पे ब्लेंडर कर सकते हैं कि इसको आप ना प्लस करो, यहाँ तक में आप फील आ करो, अरे वहाँ आंसर आ गया, करेक्ट करो, है ना, वहाँ पे आपका गलती हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड द वन दैट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसको मैं करके बताऊँगा आपका
वाटर और पेरोक्साइड के एग्जांपल से मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको देख लेंगे, ठीक है। सो वाटर हमें पता है क्या होता है, H2O पानी, ठीक है, H2O पानी, जल, वायु नहीं, वायु नहीं, पानी जल, ठीक है। सो H2O और H2O2 ये हमें पता है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट है एक कंपाउंड में, सो एक एलिमेंट का अगर मास हम कांस्टेंट कर ले, सो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। जैसे कि इसका मास है अभी 16, एक ऑक्सीजन है, इसका 2 ऑक्सीजन तो 32, इसका 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे कहता है कि एक का मास कांस्टेंट करो तो दूसरे का जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास है वो कांस्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो आपका ऑक्सीजन का रेशियो आना चाहिए बेटा, देखो वो आना चाहिए आपका ऑक्सीजन और O2 16:32 विच इज 1:2 ब्रो, ठीक है। सो 1:2 आपका आंसर आना चाहिए। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। अब इसी को ऑप्शन में मैच करते हैं कि कौन सा ऐसा मैच कर रहा है ऑप्शन कि जिसमें सिंपल होल नंबर रेशियो हो। देखते हैं, मतलब कंपाउंड सेम होने चाहिए, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो डी ऑप्शन को काटो, डी में क्या है CH2 और FeSO4। सो एलिमेंट से डिफरेंट है तो यहाँ पे आपका सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आ सकता डिविजन करके, ठीक है। H2S और SO2 यहाँ पे भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, आपका अमोनिया है और NCl3 है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो आप इसको सिंपल, आपको अगर ये नॉलेज है ना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट करके कर सकते हो क्वेश्चन को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा वैसे, CuO NCU2O। ऑक्सीजन एक ही है तो उसका मास कांस्टेंट मान लोगे 16 ग्राम 16 ग्राम। सो दूसरे कॉपर, मतलब कॉपर का मास सिंपल रेशियो में हो जाएगा आपका। कॉपर का कितना होता है मास, 63.5 समथिंग होता है, और दूसरा है Cu2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 63.5। सो सिंपल रेशियो आ रहा है, अरे भाई Cu है और Cu2 है 63.5 और 2 टाइम्स ऑफ 63.5। अब इसका रेशियो निकालो तुम, तो ये कटा है तो 1:2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, व्हेन 10 ml ऑफ प्रोपेन इज combusted completely, volume of CO2 obtained in similar condition is। so हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि when 10 ml of propane is combusted completely मतलब क्या कि उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमने जला दिया, पूरा खाक कर दिया भाई। तो पहले तो रिएक्शन लिखना है। मोल कॉन्सेप्ट के दो सिद्धांत है। पहला, कोई भी चीज़ को मोल में डालो, ग्राम है उसको मोल में लाओ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स है या पार्टिकल्स है जो भी है उसको मोल में लाओ। तीसरा, वॉल्यूम है उसको मोल में लाओ। और दूसरा सिद्धांत ये है कि रिएक्शन को बैलेंस करो। ये दो आपने पकड़ ली ना भाई, आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। सो प्रोपेन का मास, कई भाई लोग इसी में खिल जाएंगे। प्रोपेन का मास, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ऐसे लिखते हैं। सो प्रोपेन का फॉर्मूला, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये सब याद हो जाता है आपको। बार बार ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखोगे CnH2n, वो आपको याद हो जाएगा कि प्रोपेन का फॉर्मूला होता है आपका C3H8, ठीक है। इसको हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में डाला है, कंबस्टेड कंप्लीटली मतलब एकदम आगे कर दिया भाई उसको। अब यहाँ पे CO2 निकलती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोपेन, उसको जलाते हैं हम तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, पानी जल निकलता है। और हमें काम किसका है? हमें काम है प्रोपेन का और CO2 का। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 ही है, तो बैलेंस करो। 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 लगाओ। 8 यहाँ पे क्या है आपके हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, 2 + 8। अब ऑक्सीजन को आप बैलेंस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का काम ही नहीं है ना भाई। काम नहीं है तो काहे यूज़ करोगे उसको? बैलेंस करने में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो वो वर्थ इट नहीं है ना। आपका मेन यूज़ इससे होगा, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसकी पूछी है, तो इसको बैलेंस नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये नहीं आएगा रिएक्शन में। आपका ये मेन बैलेंस होना चाहिए। सो अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ,
आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं सिंपल ऐसे बताता हूँ, ए प्लस बी बी प्लस सी एक बार लिखता हूँ मैं, क्या हो गया भाई मुझे, सी प्लस डी। तो देखो ये ऐसा ही फॉर्मेट है, यहाँ पे 1 है ना, 1 है, 1 को लिखते थोड़ी है भाई, इतना पता होगा। ये ऑक्सीजन इसकी जगह है, CO2 इसकी जगह है, 3 की जगह स्मॉल सी है ना, ऐसे है। सो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप इक्वेट कर सकते हो कैसे, मोल ऑफ ए वेरी IMP इम्पोर्टेंट पर्सन, नहीं इम्पोर्टेंट, मोल ऑफ ए बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पे होता है, ठीक है, इस केस में क्या है ए, उसको आप इक्वेट कर सकते हो इनमें से किसी के भी साथ रिस्पेक्टिवली, मोल ऑफ बी बाय इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सी, क्या बड़ा सी है ना भाई, बड़ा देख लियो, बाय सी, ये स्मॉल सी है, सॉरी, इक्वल टू मोल ऑफ डी इज इक्वल टू डी, सॉरी डिवाइड बाय डी। सो ऐसे आप इक्वेट कर सकते हो। अब इसकी जगह, मोल की जगह आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, अगर एसटीपी में कंडीशन दिया आपका, वॉल्यूम ऑफ ए बाय स्टोशियोमेट्रिक ए, वॉल्यूम ऑफ बी, यहाँ इस केस में हमको वॉल्यूम ही पूछा है, तो वॉल्यूम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको ये दिया हो, इसके मोल दिए होंगे, इसके पूछ लिए होंगे, है ना, इसके दिए होंगे, इसके पूछ लिए होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपका ये बैलेंस होना चाहिए, नीचे आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका सही होगा तभी तो आंसर सही आएगा भाई। इसलिए बोलते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम का रिलेशन हम देखते हैं, 10 ml हमको प्रोपेन दिए, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन C3H8 बाय स्टोशियोमेट्रिक, इसका एक ही होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें ये निकालना है, इसका स्टोशियोमेट्रिक 3 होता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग फिर से चालू करना पड़ा, वो बंद हो गया था मोबाइल। वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। सो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन आपको ये 10 ml, यहाँ पे 10 पुट करो इंटू 3, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गया आपकी 30 ml। सो 30 ml आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू, अरे भाई ये तो डेफिनेशन है, इसको आपको याद होना चाहिए, ये तो इसमें मैं समझाऊँ क्या। 1 AMU आपका होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कार्बन 12 है, वो कार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 12 ग्राम, एक मोल का, उसका 1/12 का जो मास है उतना ही मास, उसकी वैल्यू ही इक्वल होती है 1 AMU। मतलब AMU आपकी मास की यूनिट है ना। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, देखो मान लो कि ये 12 पार्ट है आपके, 12 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 पार्ट आपके रेलगाड़ी टाइप का, है ना। सो ये 12 ग्राम कार्बन है जिसके 12 पार्ट हैं, सबका 1 ग्राम है, ठीक। सो उसका 1/12 मतलब इसका जो मास होगा वो इक्वल होगा 1 AMU पे। ऐसे हमने AMU को डिफाइन किया, ठीक है, तरीका होता है अपना अपना। सो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड H2Cl2 and HCl2, the equivalent weight mass of sulfur in HCl2। तो दो कंपाउंड दिए आपको, दो H2Cl2 का जरूरत भी नहीं था वैसे। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl2, है ना। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, मॉलिक्यूलर वेट बटा n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी इसकी सल्फर +2 में यहाँ पे, और क्लोरीन Cl2-, ठीक है। तो सल्फर की वैलेंसी 2 है, सल्फर का मास होता है 32 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 16 ग्राम आपका इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। सो ऑप्शन बी आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। ये क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में आते ही आता है, पहला मॉक टेस्ट दोगे मोल कॉन्सेप्ट में, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोरोन वाले ही आपको देखने को मिलेगा, या क्लोरीन वाला देखने को मिल सकता है। बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, 19% वाला और 11 वाला है 81%, है ना, जिसका मास 11 है वो 81% एबंडेंट है। द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उसका एक ओवरऑल मास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पूरा ओवरऑल मास निकालने का, उसका फॉर्मूला है
है ना, ओवरऑल मास क्या था फॉर्मूला, हाँ ना, मोलर मास है ना, एक आइसोटोप का, आइसोटोप 1 लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज एबंडेंस है ना उस आइसोटोप का, प्लस मोलर मास उस आइसोटोप का, मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज एबंडेंस बाय 100। तो भाई वैल्यू पुट करो, आ जाएगा, क्या है 10 है, इसका 10 मोलिकुलर मास, एबंडेंस कितना 19% है, हाँ 19% है, प्लस इसका 11 है, इंटू इसकी 81% एबंडेंस है, डिवाइड बाय 100। इसको आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपने अगर बोरोन का एग्जैक्ट मास याद किया होगा, याद कर लेते हैं कुछ बच्चे, तो इसका आंसर आना चाहिए 10.8 आई गेस, है ना, 10.8 आना चाहिए इसका आंसर आपका, है ना, 10.8 या 10.2, इसका आंसर 10.8 होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, वरना आप निकाल सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74.5 ग्राम ऑफ मेटलिक क्लोराइड contains 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज। भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया तुमको, आपको मेटलिक क्लोराइड ये है, मेटलिक क्लोराइड ऐसे बनती है, क्लोरीन आपका वही होता है ना, या आपका ऐसे भी हो सकता है MCl2, यहाँ पे इसकी वैलेंसी +2 में होगी, इसकी +1 में है, ठीक है, आपको कर दिया 74.5 ग्राम ऑफ मेटलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। तो निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटलिक क्लोराइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का निकाल लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट यहाँ, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला डालो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, n फैक्टर क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है Cl माइनस, सो इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, हाँ रट लो इस बात को। ऑक्सीजन का 8 होता है, कैसे 16 ऑक्सीजन का O2 माइनस होता है, तो 16/2 8, क्लोरीन का होता है आपका 35.5, ठीक है, ये याद कर लो, इसके क्वेश्चन आते हैं आपके। सो यहाँ 35.5 ये हमें निकालना है, x बोल देते हैं इसको, और ये आपको दिया है कितना 74.5 ग्राम से आपको दिया, ठीक है, तो यहाँ से माइनस करो सिंपल, आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट हमें बताना है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनफैक्ट आपको क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मतलब पता होना चाहिए। आप बहुत से बच्चों को पता होगा कि ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH एक्सपेंडेड में, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं COOH होल ट्वाइस, है ना, बोथ आर करेक्ट। ये ऑक्सैलिक एसिड है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब यहाँ पे वाटर भी होगा, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, अब इसका होता है 2H2, ये कहाँ से आया, ये रटने वाला चीज़ है, ये रटने वाला चीज़ है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये आपका क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब सिंपल आप निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाओ, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर। अब भाई यहाँ पे n फैक्टर कैसे निकालें, सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी एसिड है तो हम लोग नंबर ऑफ COOH देखते हैं, कितने COOH है, ऑक्सैलिक एसिड में 2 COOH है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, 3 होते तो 3, 1 होता तो 1, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 COOH है, ठीक है, सॉरी एसिटिक नहीं, फॉर्मिक एसिड होगा ना, CHCOH, एसिटिक एसिड आपका हो जाएगा CH3COH, इसका भी 1 होगा आपका। सो यहाँ पे आपका इसका मास निकालते क्या होगा, सेपरेट मत निकालो, ऐसे निकालो, CO2 आपका मास पता है, CO2 का आपका होता है 44 ग्राम। जो स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं उनके मास, वाटर का आपका CO2, आपके और डिफरेंट जो MCl NaCl है ना, NaOH 40 होता है, जो स्पेसिफिक टाइप के स्टैंडर्ड कंपाउंड्स हैं उनका मास आपको रटा होना चाहिए, आपकी जुबानी में होना चाहिए, कोई आपको नीड से उठाए तो भी आप बता दो हाँ भाई ये होता है, ठीक है। तो इस CO2 2 CO2 है, तो 44 2 बार लिखते हैं हम लोग,
HH 2, इसका एक और 2H2 है। वाटर का मास होता है आपका 18 ग्राम 18 ग्राम और 2 वाटर है तो 36 हो जाएगा, 18 36। तो ये कितना आएगा 6 2 6 6 10 14 16 126। सो 126 बाय 2 126/2 ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आप स्क्रीन पे। द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज 45, इट्स डेंसिटी एट एसटीपी। वीडियो चल रहा है ना? हेलो हाय सी यू। ठीक है, तो क्या था, मॉलिकुलर वेट आपको दिया है 45 ग्राम, एक कंपाउंड है और उसकी एसटीपी पे डेंसिटी पूछी है। ठीक है, एसटीपी पे डेंसिटी पूछी। इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। डेंसिटी का तो वही होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। सो मास बाय वॉल्यूम, एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है एक मोल कंपाउंड का वो 22.4 होता है। पर हमें कैसे पता कि एक मोल ही कंपाउंड लिया है हमने यहाँ तो मोल दिया है, यहाँ पे तो 45 ग्राम दिया है। ध्यान से गौर करो, क्वेश्चन में दिया है कि मॉलिकुलर वेट है जो 45 ग्राम है और मॉलिकुलर वेट ही एक मोल होता है। मतलब नहीं समझ आया कुछ? नहीं आया? देख भाई देख, अरे कैमरा हिल गया, अरे भैया अरे क्या हो गया है ना? देखो, सो लेट्स से आपके पास 12 ग्राम कार्बन है। कार्बन 12 ग्राम मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास है। मतलब उस 12 ग्राम कार्बन में आपके कितने एटम्स होंगे? आपके 1 मोल एटम्स होंगे वहाँ पे। नहीं समझे? मतलब वहाँ पे आपके 6 × 10⁻23 आपके कार्बन के एटम्स होंगे या 1 मोल एटम्स होंगे उस कार्बन के आपके, है ना, 12 ग्राम कार्बन में। सो मॉलिक्यूलर मास में कितना आपका मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल ही होता है। ठीक है, सो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है तो यहाँ पे वॉल्यूम एसटीपी पे आपकी एसटीपी पे हो जाएगी 22.4। तो इसको पुट कर दें यहाँ पे 45/22.4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा यूनिट में डालना पड़ेगा जब भी तो स्टैंडर्ड आंसर आएगा आपका। ऐसा यूनिट में ग्राम है, ये लीटर है, तो ग्राम को केजी में, लीटर को मीटर क्यूब में, क्योंकि लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ऐसा ही तो मतलब इसको 45 × 10⁻³ 22.4 × 10⁻³ मीटर। ये डाला, ये क्या होगा? ये तो कट गया। इसका मतलब आप याद कर लो कि अगर ग्राम और लीटर है तो वो ऐसा यूनिट में ही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, सो ये आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आपका आंसर? ये 45/2 पर गया तो 450 हो जाएगा, ये 22.7। सो अप्रोक्सीमेट है आपका आंसर 2 आना चाहिए क्या? हाँ, तो ऑप्शन में 2 आना चाहिए आपका, 22.7 224। हाँ 2 आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट A and B, है ना? The atomic weight of 2 element A and B are 40 and 18 respectively. If X gram of A contain Y atoms, and how many atoms are present in 2x gram of B? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये एक्स वाई से घुमा रहा है हमको। सो ए क्या दिया है हमको और बी क्या दिया है? ये आपका 40 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है ये, और बी का मॉलिक्यूलर वेट है, कोई बी एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है जो 80 ग्राम है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दिया है कि इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम। हमें अभी ये पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर वेट में कितने आपके एटम्स होते हैं? 1 मोल आपके एटम्स होते हैं। मतलब कि मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 1 मोल को हम लोग Na भी लिख सकते हैं, Na एटम्स होते हैं। सो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 40 ग्राम ऑफ ए, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें आपके Na एटम्स होंगे। कह सकता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x ग्राम में y एटम्स है, तो यूनरी मेथड लगाओ। जो नहीं लगा पा रहे, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता, समय की तंगी है थोड़ी यहाँ पे। आप डिटेल वीडियो देखिए, उसमें आप समझ जाओगे, है ना? आपको अगर लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा आपकी समझाने वाला वीडियो। अभी ये क्वेश्चन सीरीज़ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू नो आपने पढ़ा होगा, मैंने एक्सपेक्ट किया होगा। ठीक है, ये एज्यूम किया मैंने। तो
आपका क्या दिया कि x ग्राम, अगर हम लोग ये लेते हैं तो उसमें y आइटम्स है, तो ये नीचे आ जाता है, नीचे आ गया, तो उसमें इतने आइटम्स होंगे, ठीक है, सही है। ये डाला, ये क्या कर रहा हूँ मैं, वही मैं बोलूँ क्या गलती हो गई। सो x ग्राम में आपके, फिर से देखो, रुको मुन्ना रुको, 40 ग्राम में n आइटम्स है। सो x ग्राम में बोल रहा है कि y आइटम्स है, तो x ग्राम में कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 40 और ये x से मल्टीप्लाई हो जाता है, x को छोड़ो, x से मल्टीप्लाई हो जाता है। इतने आइटम्स है, कितने y, x ग्राम में y आइटम्स है, तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, समझे बात को, इतने आपके आइटम्स हो जाएंगे। अब आपको क्या बोला है कि हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ b। सो b का देखते हैं, b का देखें तो b के 80 ग्राम में आपके एन आइटम्स होंगे, क्योंकि b का मॉलिक्यूलर मास 80 है। सो b के x ग्राम में Na/80 x होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, 2x ग्राम में पूछा है, तो 2x मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वही होगा, 2x ग्राम में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने आपके आइटम्स हो जाएंगे किसके, b के, और यही आपको पूछा है। अब Na/x/40 की आपकी वैल्यू करिए y, सो इसको मैं कर सकता हूँ 40, तो Na40/x, Na/x/40 ये y की इक्वेटिव है, ठीक है। सो आपका आंसर y ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 if it contains 28.9% by mass of nitrogen, number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine। कैफीन के एक मॉलिक्यूल में कितने, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट, देखो भाई, देखो कैफीन है, कैफीन का आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया, मतलब पूरे कंपाउंड का, उसमें नाइट्रोजन है कितना 28.4, तो परसेंटेज ऑफ लेट्स से x, सो उसको इक्वेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ x इनटू मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो आपको क्या दिया, 28.9% आपका दिया है क्या, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपके हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन का होता है आपका 14 बाय 194, पूरे कंपाउंड का 194 इनटू 100। सो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना क्या आंसर आएगा, ठीक है, सिंपल तो है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनटू 14, और ये इसको आप इधर भेजो, ये 100 नीचे जाएगा, ये 40 भी नीचे जाएगा, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास समय की तंगी है, प्लीज़ क्षमा करो। A 400 milligram of capsule, iron capsule contains 100 ग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट, हाँ भाई फेरस फ्यूमरेट, जिसका फॉर्मूला होता है CHCOO होल ट्वाइस Fe, द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट, ठीक है, कितना आयरन उसमें प्रेजेंट है। तो 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट में कितना आपका आयरन प्रेजेंट है, नहीं ये नहीं पूछा, आपको पूछा 400 मिलीग्राम में कितना है, तो 100 में निकाल लेते हैं, उसके बाद 400 में आ जाएगा। अब 400 मिलीग्राम ऑफ आयरन कैप्सूल कंटेन 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, हाँ पहले फेरस फ्यूमरेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं पूरे कंपाउंड का, तो कैसे आएगा, CO2 2 है, पहले हम लोग CHCOO होल ट्वाइस का हम लोग डायरेक्टली पूरा डबल कर देंगे उसका मास निकाल के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, CO2 का 44, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 44, CHCOO होल ट्वाइस Fe, CO2 है ये 44 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, कितना 4 5 6 7 57 इंटू 2 करो तो फिर 2 है, 7 2 जा 40, 5 2 10 11, तो 114 बाय आयरन का होता है 26 होता है ना, 26, 6 4 10,
2 3 4 140। आपका फेरस फ्यूमेट का मास आ रहा है 140, मतलब 140 ग्राम में उस कंपाउंड के 140 ग्राम में आपके आयरन का एक एटम, मतलब कि 140 ग्राम में 26 ग्राम आपके 26 ग्राम आपके आयरन के एटम्स होंगे। 140 ग्राम आपके 26 ग्राम आयरन के यहाँ पे एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, 26 ग्राम आयरन के एटम्स हो जाएंगे। और आपको क्या पूछा है, 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमेट में, तो हम लोग 100 मिलीग्राम में निकाल देते हैं कितने होंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो 400 ग्राम मिलीग्राम में आ जाएगा। तो 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमेट। 140 ग्राम में 26 ग्राम आयरन है, तो 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमेट में कितने आयरन होंगे वो निकालते हैं हम लोग। कहाँ से निकाले, 140 में 26, तो 100 मिलीग्राम ये हो जाएगा कि 26 बाई 140 इंटू, तो 1 2 10 का पावर माइनस, इधर गया तो पॉजिटिव में जा रहा है उस तरफ, तो माइनस होता है ना, तो ये आपका आंसर आएगा 26 बाई 1400। ये आपका आंसर आना चाहिए। इतना आपके ग्राम आयरन होंगे, कितने ग्राम आपके आयरन होंगे किसमें, 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमेट में। ठीक है, तो अब देखो द परसेंटेज ऑफ आयरन 100 मिलीग्राम में इतने हैं, तो 400 मिलीग्राम में कितने होंगे, इसका 4 गुना होंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग उसका वो निकाल सकते हैं परसेंटेज, देखो कैसे निकालें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, सो परसेंटेज ऑफ आयरन हो गया 4 इंटू 26 बाई 1400, ये हो गया आपका मास आयरन का। बाय कंपाउंड का मास कितना है आपका, कंपाउंड का आपका है 140 है ना, और इंटू 100 आया भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई गेस इसका आंसर 33 समथिंग आएगा, आई मे बी रॉन्ग, इसका 33 आएगा जहाँ मुझे याद है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपके 140 ग्राम में 26 ग्राम आपके आयरन है, 100 मिलीग्राम में आपके कितने होंगे उससे आप निकालें, फिर उस 100 मिलीग्राम को 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 400 मिलीग्राम की कैप्सूल है, तो यहाँ पे इतना आयरन आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको मोलर से आप डिवाइड कर सकते हो फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एक्स। 50% ऑफ एक्स, उसके आगे क्या है, आप देख पा रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, जिसका एटॉमिक वेट आपको दिया है 100, एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई, जिसका एटॉमिक वेट आपको दिया है वाई, तो उसका सिंपलेस्ट फार्मूला निकालना है। या आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले जो कंपाउंड है उसको दो, एक्स है आपका और आपका वाई है, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनो, एक्स है और वाई, ये दोनों है, 50% वो है 50 वो है, तो 100% हो गया। कई बार कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें कि 3 कंपाउंड होते हैं, उन तीनों का में से 2 का देता है आपको परसेंटेज, तीसरे का नहीं देता, तो तीसरे का आपको 2 का सम करके 100 से माइनस करोगे तो तीसरे का आएगा, ठीक है, वो देखेंगे। तो अभी 2 दिया है, 50% ये 50% ये, तो सबसे पहले आपको मोल का परसेंट निकालना है। 50% में मैं मान लूँ कि 50 ग्राम होगा, 100 ग्राम सैंपल होगा, तो 50 ग्राम है, ठीक है। तो मोल परसेंट हमको निकालना है, तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट 50 ग्राम बाय मोलिकुलर वेट, एक्स का कितना है 10, गिवन है 50%, तो परसेंट मानूँ कि वेट मानूँ, डजंट मैटर, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंट मान लूँ तो ये मोल परसेंट बोलेंगे इसको हम लोग, और इसको मैं परसेंट नहीं मान लूँ, इसको ग्राम सैंपल में मान लूँ, 100 ग्राम का सैंपल है मान लूँ, सो फिर इसको हम लोग बोल देंगे मोल्स। मोल परसेंट में माना कितना होगा ये 5, इसका कितना हो जाएगा 50 बाय 20, एटॉमिक वेट इसका 20 है, तो इसका हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब मोल परसेंट निकाल लेने के बाद आपको सिंपलेस्ट फार्मूला निकालना है। सिंपलेस्ट फार्मूला के लिए आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा उनका, सबसे छोटा क्या है सिंपलेस्ट, जैसे कि ये जैसे कि आप C4 C2H6 है, C2H6 है,
ये सिंपलेस्ट नहीं है, इसको आप और डिवाइड कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 1 2 3 तो CH3 लिख सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता वैलेंसी, बट सिंपलेस्ट ये हो जाएगा आपका। वैसे ही आपको सिंपलेस्ट निकालना है तो आपको आखिरी तक डिवाइड करना है उस चीज़ को। तो अब क्या करना है, आपको सबसे छोटा वैल्यू लेना है, उसको डिवाइड करना है दूसरे से। जैसे कि 5 है, 5/2.5 सबसे छोटा 2.5 है, 5 और 2.5 में सबसे छोटा 2.5 है। अब इसको भी इसी से करो, फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। सो यहाँ पे ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया आपका, x 2 है और ये y है। सो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा x2y, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब आपका 12 ग्राम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम आपका क्या दिया, मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ एसिड, वेट अ सेकेंड, 12 ग्राम आपका मैग्नीशियम है ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस द वॉल्यूम ऑफ विच एट विच STP वुड बी। क्या बोला, पल्ले नहीं पड़ा कुछ 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग कंप्लीटली विथ एसिड gives hydrogen gas the volume of which at HTP would be। तो हमें हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है मैग्नीशियम से रिएक्ट करने के बाद वो बताना है हमको। कोई एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है, देखो कैसे हुआ, मैग्नीशियम है आपकी, कोई एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई सा भी एसिड ले लेते हैं, जैसे कि HCl लेते हैं हम लोग, HCl ले लेते हैं। और यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और ये भाप बन के उड़ जाएगी, और इसका जो है वो आपको वॉल्यूम बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं हमको, इसका काम है। मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया कि स्टार्टिंग नहीं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन के बाद सही बताया था कि जिसका काम है उसको रखो, बाकी को फेंक दो, कंबशन वाले क्वेश्चन में। सो इसका काम नहीं, फिर बैलेंस कर लेते हैं कि 2HCl हो जाएगा, बैलेंस होगी रिएक्शन। सो आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, 12 ग्राम आपके मैग्नीशियम है और एटॉमिक वेट 24 है, दे दिया, वरना तो आपको पता होना चाहिए इसका वेट। कंप्लीटली रिएक्ट विथ एसिड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, द वॉल्यूम ऑफ विच, वॉल्यूम बताना है हमें STP पे। सो मैंने आपको बताया था कि मोल और वॉल्यूम को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक या वॉल्यूम बाय स्टोइचियोमेट्रिक को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ मैग्नीशियम बाय स्टोइचियोमेट्रिक, इसका 1 है। अब इस केस में हमें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम से फ्रैक्शन कर दो डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बता इसका स्टोइचियोमेट्रिक 1 होता है। तो अब सिंपल इसका मोल होगा उतना ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो निकाल लो कैसे, उसका मोल कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का, कितना दिया आपको 12 ग्राम, गिवन वेट बायोमोलिकुलर वेट 24 ग्राम, तो ये हो जाएगा हाफ, तो इसका वॉल्यूम आना चाहिए आपका हाफ। मोल वाले को इक्वेट करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, मोल वाले को और वॉल्यूम वाले को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको आप मोल ऑफ H2 रिलीज, तो ये हो जाएगी हाफ मोल, हाफ मोल आपकी H2 हो जाएगी। अब मोल से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, मोल होता है आपका वॉल्यूम गिवन बटा 22.4 STP पे, NTP पे आप क्वेश्चन नहीं आता, STP में ही आता है। तो देखो मोल आपको पता है हाफ वॉल्यूम, और ये 22 पॉइंट आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.2, यहाँ पे लीटर आ रहा है आपका 11.2 लीटर आपका आंसर आना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि वीडियो कितने मिनट का हो गया, सो सोच रहा हूँ कि एक नेक्स्ट पार्ट बना दूँ, उसमें आपका बाकी क्वेश्चन करवा दूँ। कितने क्वेश्चन से देख लेता हूँ, आपके कितने क्वेश्चन और बचे हैं, आपके बचे हैं यहाँ पे, आपके बचे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 10 मिनट 15 मिनट का और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं नेक्स्ट के बाकी सेट ऑफ क्वेश्चंस करवा दूंगा। 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए इतना ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।